हेलो बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का आगे डिस्कस। लास्ट वीडियो तक हमने इसके कुछ बातों को डिस्कस कर लिया था, तो फटाफट से रजिस्टर निकालना है मेरे साथ साथ और न्यू हेडिंग डालनी है आज रजिस्टर में आपको, सेंसस सर्वे वर्सेस सैंपल सर्वे। तो बच्चों मैं फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ। हमने चैप्टर शुरू करा था डेटा से। डेटा प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के हमने बहुत सारे तरीके लिखे थे बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करा था, सबके मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, तो अब उसके अंदर दो तरीके होते हैं या दो टेक्निक्स होती हैं बच्चों। एक को बोलते हैं सेंसस सर्वे और एक को बोलते हैं सैंपल सर्वे। तो इन दोनों का मतलब क्या है, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले सेंसस सर्वे की बात करता हूँ मैं। पहले सेंसस सर्वे के नीचे लिखना बच्चों, इसी के नीचे लिख लो ऐसे एरो डाल के कि सेंसस सर्वे का क्या मतलब होता है। व्हेन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन is conducted wherein, the data is collected from each and every element of the population. When data is collected from each and every element of the population, full stop। ठीक है ना। अभी समझाता हूँ, पहले आप लिखो और फिर लिखना सैंपल सर्वे में कि इसका मतलब क्या होता है। When only some representative items of a population are selected and data collected from these items are used, the method is called सैंपल सर्वे। या कुछ लोग इसे प्यार से सैम्पलिंग भी बोलते हैं, इसको खाली सेंसस भी बोलते हैं, इसको खाली सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अब ये सर है क्या पूरा चक्कर, अब हमको ढंग से समझाओ। ये बात तो लिख ली हमने, तो चलो बच्चों एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेता हूँ कि ये एक पूरा का पूरा एक क्लासरूम है, ठीक है ना। ये पूरा एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, या 9 कर लेते हैं, 9 बच्चे पढ़ते हैं। और मैं ये कुछ डेटा निकालना चाहता हूँ। मैं ये निकालना चाहता हूँ कि भाई व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ दिस क्लास। मैं ये निकालना चाहता हूँ, सपोज उदाहरण दे रहा हूँ। अब बच्चों मान लो मैं ये डेटा निकालना चाहता हूँ। अब मैंने सोचा कि भाई मेरे पास बहुत टाइम है, चलो एक एक बच्चे के पास जाएं, एक एक बच्चे से उसकी हाइट पूछें और घर आ जाएं, तो मुझे पूरी क्लास के बच्चों की हाइट पता लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं मैं अपना काम कर लूँगा। तो बच्चों जब मैं 9 के 9 बच्चों की बात करता हूँ, जब मैं 9 के 9 स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, या इन्हें बोला जाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूरा क्लासरूम मेरा ब्रह्मांड है, और इसके अंदर जो हर एक बच्चा है इसे बोलते हैं आइटम। इसे क्या बोलते हैं? आइटम।
अब पढ़ो इस बात को। व्हेन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, मतलब जब हम कोई जांच पड़ताल करते हैं, वेयर इन, जहाँ द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट, एलिमेंट मतलब यही मैंने जिसको आइटम बोला उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो वेयर डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब ये यूनिवर्स, जब मैं हर एक एलिमेंट से डेटा कलेक्ट करता हूँ 9 के 9 बच्चों से, यानी यूनिवर्स से, पॉपुलेशन से, उसको बोलते हैं सेंसस सर्वे। केस 2, मैंने सोचा भाई कौन इतनी बुद्धि लगाएगा, कौन 9 बच्चों के पास जा जा के पूछेगा। छोड़ो जी, मैं अपना गया क्लासरूम में, मैंने कहा हाँ तुम खड़े हो जाओ, उसके बाद तुम खड़े हो जाओ, अच्छा तुम आगे की रो से तुम खड़े हो जाओ, आ जाओ तुम लोग बाहर आ जाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने बस 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, मैंने इन 3 बच्चों को बस सेलेक्ट कर लिया और बस इनसे जानकारी ले ली, इनसे इन्फॉर्मेशन ले ली और बस अपना घर चला गया। मैंने कहा हो गया काम ख़त्म, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा मेरे पास। तो अब पढ़ो, व्हेन ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब कि जब इस पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स, मतलब थोड़े से ही आइटम्स लिए जाएं, एंड डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम दीज आइटम्स आर यूज्ड, और इन्हीं से कलेक्ट हुआ डेटा मैंने इस्तेमाल कर लिया अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, द मेथड इज़ कॉल्ड सैम्पल सर्वे। तो इसे सैम्पलिंग बोलते हैं कि पूरी पॉपुलेशन की जांच पड़ताल नहीं करी मैंने, उस पूरी पॉपुलेशन या उस पूरे यूनिवर्स में से बस कुछ ही लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो इस कलाकारी को बोल देते हैं सैम्पलिंग, यानी कि ये जो 3 लोग मैंने सेलेक्ट करे ये मेरा एक तरह से हो गया सैम्पल। ठीक है ना बच्चों, तो ये बेसिक मीनिंग है सबसे पहला तो कि सेंसस सर्वे क्या होता है और सैंपल सर्वे क्या होता है, या सेंसस किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कहानी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं इनकी डिटेल्ड बातें कि आखिर सेंसस सर्वे या सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में क्या डिफरेंस है। चलो तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। आप भी रजिस्टर के अंदर एक ऐसा सुंदर फॉर्मेट बना लेना, अलग अलग बेसिस लिखवाए हैं मैंने, और सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड की बात करेंगे। ठीक है ना, पहले कवरेज की बात करते हैं, मतलब कि कौन से मेथड में हम ज़्यादा कवर करते हैं, हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस में कवर करेंगे बताओ, 9 बच्चों में या 3 बच्चों में, कवरेज किसकी ज़्यादा होगी, सेंसस मेथड की। तो इसमें लिखना है देयर इज़ एक्सटेंसिव कवरेज, मतलब इसकी कवरेज बिल्कुल कंप्लीट होती है। लेकिन इसमें सैम्पलिंग में होती है लिमिटेड कवरेज, बस 9 में से 3 ही बच्चे मैंने लिए, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा ना, पूरी कवरेज तो नहीं हुई। दूसरा है सूटेबिलिटी, बताओ सेंसस करना कब सही है, सेंसस की सूटेबिलिटी कब है, जब व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। भाई मान लो मुझे छोटे से क्लासरूम में जाना है, यहाँ मुझे पता है 9 बच्चे हैं, तो मैं सेंसस सर्वे कर सकता हूँ। 9 बच्चों की हाइट पूछने में कितनी देर लगेगी, 5 मिनट। लेकिन मान लो व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, मान लो मुझे पूरे शहर के बच्चों की हाइट पता करनी हो, पूरे शहर के बच्चों, पूरा सिटी, ओ गॉड, अब एक सिटी में तो 10 लाख बच्चे हैं, अब सबकी हाइट पूछता रहूँगा तो हो जाऊँगा पागल। तो जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो तब करना चाहिए सैंपल, और जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा सा ही हो तब आप सेंसस कर लो। उसके बाद इकनॉमी, इकनॉमी मतलब कि मेहनत या पैसे या कॉस्टलियर कौन सा होगा, तो बताओ सेंसस करने में ज़्यादा टाइम या ज़्यादा पैसा लगेगा या सैंपल करने में, सेंसस। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा लोगों के साथ माथापच्ची करनी है, ज़्यादा लोगों के पास जाना पड़ेगा। सैंपल में सिर्फ 3 ही लोगों से काम हो गया अपना। तो सेंसस जो होता है इज़ कॉस्टलियर, एक तो महंगा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड टाइम कंज्यूमिंग, समय भी ज़्यादा लगता है बच्चों इसमें।
जबकि ये क्या होता है, इट रिक्वायर्स, सैंपल क्या होता है, इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड इज़ चीपर एज वेल, सस्ता भी है और समय भी कम लगता है। ठीक है सर। रिलायबिलिटी, किस पर भरोसा करोगे आप ज़्यादा? 9 बच्चों की हाइट पूछी, वो इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा भरोसा करोगे, या खाली 3 की पूछी उस पर ज़्यादा भरोसा होगा? ऑब्वियसली सेंसस पर। तो ये होता है हाईली रिलायबल, इस पर भरोसा बहुत ही ज़्यादा करा जा सकता है, जबकि सैंपल होता है लेस रिलायबल। उसके बाद सेंसस जब हम करते हैं बच्चों, तब आइटम्स किस प्रकार के होते हैं, या किस प्रकार के आइटम में सेंसस मेथड करा जाता है। अब मान लो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, मुझे पता है इस क्लास में ना अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई बच्चा लंबी हाइट का है, कोई छोटी हाइट का है, कोई मीडियम हाइट का है, बहुत ही अलग अलग तरह के बच्चे हैं। तो ऐसे केस में मैं चाहूँगा कि सभी की हाइट पूछी जाए, ताकि बहुत ही वेरिएशन जो है हाइटों में वो कवर हो जाए। लेकिन मान लो सबकी हाइट मुझे लग रहा है एक जैसी है, सारे के सारे एक ही हाइट वाले बच्चे लग रहे हैं, तो फिर सबकी हाइट पूछ के क्या करना, फिर तो खाली 2-3 की पूछ लो, सबकी एक जैसी है ही, पता लग जाएगा अपने आप। तो यानी कि नेचर ऑफ आइटम्स, इस पॉइंट पर फोकस करना। सेंसस मेथड तब सुइटेबल है बच्चों, सेंसस मेथड इज सुइटेबल व्हेन आइटम्स आर हीट्रोजीनियस। हीट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो जब आइटम्स अलग अलग प्रकार के हो ना, तब तो सभी की स्टडी करना ज़रूरी है, तब हम सेंसस मेथड का उपयोग करते हैं। और सैम्पलिंग मेथड इज सुइटेबल, सैम्पलिंग मेथड इज सुइटेबल when items are homogeneous। होमोजीनियस मतलब होते हैं बिल्कुल एक जैसे। तो भाई मान लो 10 बच्चे खड़े करे मैंने बिल्कुल एक समान हाइट के, तो फिर सबकी स्टडी करके क्या करोगे आप? इससे बढ़िया आप 2-3 को ही पकड़ लो, बस सैंपल कर लो ना। तो जब आइटम्स होमोजीनियस हों बच्चे, तो फिर हम सैम्पलिंग सर्वे या सैम्पलिंग मेथड करेंगे, और जब अलग अलग हों तब हमें सेंसस मेथड करना चाहिए। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, कौन सा मेथड ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब बिल्कुल ठीक। तो ऑब्वियसली सर सेंसस मेथड। तो ये होता है हाईली एक्यूरेट, ये ज़्यादा सटीक होता है क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हमने, हर आइटम से पूछ लिया। तो ये होता है हाईली एक्यूरेट। और ये होता है थोड़ा लेस एक्यूरेट, इसकी सटीकता थोड़ी सी कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, और आप नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है सर, तो ये पूरा मेथड समझ आ गया अपने को, सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर अब क्या है, सेंसस सर्वे तो बस जितना हमने पढ़ा वो ख़त्म हो गया, लेकिन सैम्पलिंग मेथड अपने आप में ही इतना वास्ट है कि अब आज की और अगली कक्षा की 2 वीडियोस इसी पर निकल जाएंगी। ठीक है सर, तो फिर आप तैयार हो, इसको बंद कर दो, और अब बिल्कुल फ्रेश इसके नीचे न्यू एक बड़ी हेडिंग डालेंगे। अब हम सैम्पलिंग मेथड के अंदर घुस जाएंगे, आखिर ये सैम्पलिंग मेथड जो है वो क्या है। तो बड़ी सी फ्रेश पेज पर न्यू हेडिंग डालनी है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बच्चों सिर्फ इसका चलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से इसका क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखना है आपको 100%। ठीक है सर, इसका नाम है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। चलो तो सर बस अब बताओ, फटाफट बताओ, रुका नहीं जा रहा, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में क्या मतलब है। चलिए, तो मेरे साथ एक चित्रकारी करनी है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में। इसमें 2 बाइफरकेशन करने हैं बच्चों, 2 तरीके होते हैं सैम्पलिंग के। ठीक है ना, ठीक है सर, क्या क्या? एक को बोलते हैं बच्चों रैंडम सैम्पलिंग, एक को बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग,
और दूसरे को बोलते हैं बच्चों नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो एक को बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग और दूसरे को बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो पहले रैंडम सैम्पलिंग लिखो कि इसका मतलब क्या होता है। इट रिफर्स टू अ मेथड in which every item in the universe has equal chance of being selected। equal chance of being selected को अंडरलाइन कर लेना। equal chance of being selected। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर लिखना it refers to a method in which selection of a sample depends upon the judgment of investigator। depends upon the judgment of investigator। ठीक है। अब बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे, हमें सिर्फ लिखना नहीं है, बात समझ आनी चाहिए, तब पढ़ाई का मजा है। ठीक है ना। अब मैं आपको पहले इतना समझाता हूँ। देखो एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, पूरा का पूरा 2 वीडियोस हमारी इसी पर निकल जाएंगी, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो मान लो बच्चों ये हमारे कोई भी आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये पॉपुलेशन है पूरी, ये यूनिवर्स है। अब हमें इसमें से कुछ सैंपल निकालना है। मान लो एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं या पूरे स्कूल में बच्चे बैठे हैं। अब मैं आया और मुझे नहीं पता कि किसे सेलेक्ट करना है, मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूं। तो बच्चों मैं किसी भी 5 बच्चों को पिक करना चाहता हूं। सपोज अपने सैंपल के लिए मुझे 5 बच्चे चाहिए, तो बच्चों मैं किस बच्चे को उठाऊंगा, क्या आप बता सकते हो? बताओ, क्या आपको पता है कि मैं किस बच्चे को उठाने वाला हूँ? मान लो ये बच्चे आगे की रो में बैठे हैं, ये फ्रंट रो है, ये मान लो बीच की रो है, वो बैक बेंचर्स हैं। तो बताओ मैं किन 5 बच्चों को चूज़ करूँगा? क्या कोई भी बच्चा इस पॉइंट पे मुझे बता सकता है क्या? बताओ, नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब हर बच्चे का इस समय बराबर का चांस है सेलेक्ट होने का। यानी मैं चाहूँगा तो मैं आया, मैंने कहा आ जाओ, एक तो तुम आ जाओ, 1 2 3 4 5। तो मैंने अपने मन गढ़ंत, मुझे खुद नहीं पता था मैं कौन से 5 लेने वाला हूँ, अभी मेरा मन करा इन 5 को टिक लगाने का। तो मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई भी 5 बच्चों को सैंपल के लिए पिक कर लूँगा। तो जब बच्चों हर आइटम का बिल्कुल बराबर का चांस होता है सेलेक्ट होने का, उस मेथड को बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है ना। उस मेथड को क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो इस बार भी मुझे 5 ही बच्चे चाहिए। अब लेकिन मैं पहले से मन बना के रख रहा हूँ, मैं पहले से क्या सोच रहा हूँ, मैंने कहा भाई 5 बच्चे जो है ना, मैं सीधा क्लास में जाऊँगा और जो अपना फर्स्ट रो में बच्चे बैठे होंगे ना, उनमें से एक एक ऑल्टरनेटिव बच्चे को छोड़ के बुला लूँगा। बस कौन दिमाग लगाएगा? मैं मन में सोच रहा हूँ। मैंने कहा बैक बेंचर्स तो देखो नालायक होते हैं, उन्हें छोड़ो। मिडिल बेंचर्स भी पता नहीं क्या होंगे क्या नहीं, उन्हें छोड़ो। मैंने पहले से ही अपनी एक विचारधारा बना ली, मैंने पहले से ही जज कर लिया कि भाई मुझे तो जाना है क्लास के अंदर और पहली रो में बैठे हुए मैं बस ऑल्टरनेटिवली बच्चों को पिक कर लूँगा, 5 बच्चों को, मैंने पहले से सोच लिया। तो अब बताओ बच्चों, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस बच्चे का चांस है सेलेक्ट होने का? विल ही बी सेलेक्टेड? सोचो, क्या इसका कोई चांस है सेलेक्ट होने का? ना। क्या इसका कोई चांस है सेलेक्ट होने का? ना। क्या इसका, क्या इसका, क्या इसका, क्या इसका, क्या इसका? नहीं ना।
क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं पीछे की रो और मिडिल रो से बच्चों को सेलेक्ट ही नहीं करूँगा, तो ये तो बेचारे मेरी सिलेक्शन के प्रोसेस से वैसे ही मेरी जजमेंट की वजह से बाहर हो गए। तो क्या अब हर बच्चे का इक्वल चांस बचा है सेलेक्ट होने का? नहीं, पहले ही भेदभाव हो गया। ये बेचारे तो बाहर हो गए, आउट ऑफ द रेस। अब जो सेलेक्ट होंगे वो आगे की बच्चों में से होंगे। और मैंने क्योंकि सोच लिया था मैं ऑल्टरनेटिव बच्चों को उठाऊंगा, एक इसको उठा लूँगा, इसको छोड़ दूंगा, 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 इसको उठा लूँगा। हो गए 5 बच्चे, बस मैं आ गया सिलेक्शन करके। तो बच्चों जी, जब हम कोई ऐसा मेथड उठाते हैं इन विच सिलेक्शन ऑफ सैंपल डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, मतलब मेरी सोच के आधार पर सैंपल सेलेक्ट हो रहा है, और जहाँ मैंने सोच लिया कि भाई मैं तो आगे के बच्चों को पिक करने वाला हूँ, तो दैट मीन्स हर बच्चे का अब इक्वल चांस नहीं है सेलेक्ट होने का, क्योंकि मैंने भेदभाव कर दिया, ये बेचारे सेलेक्ट ही नहीं हो सकते। तो इस तरह की सैम्पलिंग को बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पहले आपको इतना पार्ट समझ आया हो, ठीक है जी। अच्छा, अब रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो अपने आप में 2 प्रकार की होती है, तो आप इसके नीचे 2 बाइफर्केशन कर लो। एक को बोलते हैं सिंपल या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, और दूसरे को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग भी अपने आप में 2 टाइप की होती है, एक हो गई अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और एक हो गई रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। और इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है बच्चों, ये वाली, ये खुद इसके अंदर खुद 4 टाइप्स की सैम्पलिंग होती है। ओह गॉड सर, ये क्या हो गया? हाँ, ये जो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है इसके अंदर खुद 4 प्रकार की सैम्पलिंग होती हैं। कौन कौन सी सर, एक बार बता दो फटाफट। एक होती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है बच्चों, आप साथ साथ लिखते रहना, ना तो घबराना है और ऐसा भी नहीं कि लिख भी नहीं रहे, लिखना भी है। एक होती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है सर, उसके बाद तीसरी सर बताओ जल्दी, तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है सर, उसके बाद चौथी होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है ना, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो अभी चिंता नहीं करना, अभी सिर्फ आपको लिखना है। तो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी 4 प्रकार की सैम्पलिंग होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये था नॉन रैंडम सैम्पलिंग। बच्चों, नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है वो होती है 3 प्रकार की। तो उसके अंदर भी हम 3 तरह की सैम्पलिंग पढ़ेंगे। कौन कौन सी सर, एक बार उनके भी नाम बताओ। एक पढ़ेंगे जजमेंट सैम्पलिंग, एक पढ़ेंगे कोटा सैम्पलिंग, एक पढ़ेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है सर, बड़ा मज़ेदार है ये तो। हाँ, तो देखो मैंने तो कहा था ना कि सैम्पलिंग मेथड अपने आप में इतना वास्ट होगा, इतना डीप, कि हमें कम से कम 2 क्लासेस चाहिए इसकी पूरी चर्चा करने के लिए। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुननी है, रुककर। रैंडम सैम्पलिंग का मीनिंग समझ आ गया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मीनिंग समझ आ गया। पहले सिर्फ इतने पे फोकस करेंगे। जब सबका चांस था सेलेक्ट होने का तो इसका मतलब रैंडम सैम्पलिंग, जब मैं पहले से ही सोच विचार करके गया था तो था नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है ना, तो इस पार्ट को अलग कर देते हैं। रैंडम सैम्पलिंग जो है ना वो अपने आप में इस तरह से हम पढ़ेंगे। जब तो एक मैं आपको पढ़ाऊंगा अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग नंबर 1, फिर मैं पढ़ाऊंगा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग नंबर 2, फिर नंबर 2 के अंदर एक होगा ए स्ट्रैटिफाइड, नंबर 2 के अंदर एक होगा बी
सिस्टमैटिक, नंबर 2 के अंदर एक होगा सी क्लस्टर, नंबर 2 के अंदर एक होगा डी मल्टी स्टेज। फिर मैं आपको तीसरी तरह की पढ़ाऊंगा जजमेंट सैम्पलिंग, चौथी कोटा सैम्पलिंग, पांचवी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फिर ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब आने वाली वीडियोस के अंदर हम 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5 इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आखिर ये हैं क्या। तब जाके आप पूरी तरह की मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को समझ पाओगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज की वीडियो से अच्छी सी बातें समझ आई होंगी। और मेन जो टॉपिक हमने आज सीखना था सेंसस वर्सेस सैंपल, और सैंपल के अंदर डिटेल के अंदर कि कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा। बाकी बच्चों हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।